हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द रोल ऑफ पेरेंट्स इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एंड सम स्पेशल थिंग्स अबाउट प्री टर्म बेबीज। अपने लास्ट वीडियो रिगार्डिंग व्हाई सम बेबीज माइट नीड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में मैंने आपको बताया था कि एक बेबी NICU में क्यों एडमिट हो सकता है। इन शॉर्ट, इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगी कि एक प्री टर्म बेबी का क्या डिफरेंस होता है एक फुल टर्म बेबी से और उसे कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती हैं जिसकी वजह से ही और शी माइट लैंड अप इन अ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और NICU। जब कोई बच्चा निर्धारित 40 हफ्ते से पहले, खासकर 37th वीक से पहले जन्म लेता है तो उस बच्चे को हम प्रीमैच्योर या प्री टर्म बेबी कहते हैं। निर्धारित समय से पहले जन्मे बच्चों की शारीरिक अवस्था भी यूजुअली कमजोर होती है और वजन भी कम होता है। साथ ही उनकी स्किन भी फुल टर्म बेबीज की तुलना में पतली होती है और उनके शारीरिक गतिविधियां या मूवमेंट्स भी फुल टर्म बेबीज के मुकाबले कम होते हैं। शरीर की तुलना में सर का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। साथ ही पूरे बॉडी में फैट्स भी कम होते हैं। स्किन पतली होती है तो स्पेशली इन फेयर बेबीज ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं स्पष्ट नजर आती हैं। उनके शरीर में बाल भी हो सकते हैं जिसे लैन्यूगो कहा जाता है। प्रीटर्म बेबीज के रोने की आवाज धीमी होती है। सांस लेते समय जोर जोर से सांस खींचते नजर आते हैं। वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी उनको ठंड महसूस हो सकती है। प्रीटर्म बेबीज को कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अनीमिया। रक्त कोशिकाओं की कमी की वजह से अक्सर इन बच्चों में अनीमिया या रक्तहीनता की समस्या देखी जाती है। दूसरा है एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक प्रीमैच्योर बेबी 15 से 20 सेकंड्स सांस नहीं लेता या फिर 15 सेकंड से कम टाइम के लिए ब्रीदिंग पॉज करता है और इस दौरान उसका हार्ट रेट काफी स्लो होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन की लेवल भी कम हो सकती है और ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फुल मैच्योरिटी ना होने के कारण। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है उसकी मैच्योरिटी नहीं होने से एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी दिखती है। तीसरी कंडीशन है जॉन्डिस या पीलिया। जब शिशु की बॉडी में बिलीरुबिन, जो कि एक पीले रंग का द्रव्य है, उसका स्तर बढ़ जाता है तो शिशु की त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। ये भी एक रीजन हो सकता है बेबी को NICU में रखने का। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ये एक बहुत ही कॉमन इशू है रिलेटेड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इससे शिशु के लिए दूध को पचाना मुश्किल हो जाता है। पांचवा है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, मतलब जन्म से रहने वाली हार्ट की बीमारी। इसकी वजह से भी बेबी को NICU में रखा जा सकता है। अगर एक बेबी 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले इस दुनिया में आ जाता है तो उसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी होने के चांसेस होते हैं। इस केस में रेटिना के ब्लड वेसल्स की ग्रोथ एबनॉर्मल होती है और सीवियर केसेस में ब्लाइंडनेस के चांसेस भी होते हैं। हालांकि 80% केसेस में बच्चे ठीक हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। प्रीमैच्योर बेबीज को इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। शरीर के किसी भी अंग में उनको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ब्लड, लंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्किन, किडनी, ब्लैडर, इंटेस्टाइन। और ये इन्फेक्शन होने की वजह है कि जल्दी डिलीवरी की वजह से उनकी इम्यून सिस्टम पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई होती है। एक और कॉमन असुविधा जो प्रीटर्म बेबीज में देखा जाता है वो है
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इस कंडीशन में शिशु को सांस लेने में कठिनाई होती है और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इन बच्चों में सामान्य शिशु की तुलना में बॉडी टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, साथ ही इनमें ब्लड ग्लूकोज की कमी और साइनोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साइनोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। अगर एक नवजात शिशु एनआईसीयू में एडमिट होता है तो माँ को अक्सर एनआईसीयू में जाना पड़ता है फीडिंग के लिए। प्रीमेच्योर बेबीज इन्फेक्शन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए प्रीमेच्योर बेबीज को हैंडल करने से पहले एक माँ को पूरे हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। साफ कपड़े और हैंड वॉश के साथ साथ कोविड के सिनेरियो में मास्क पहनकर ही एनआईसीयू के अंदर जाना चाहिए। वैसे तो हर एनआईसीयू में ये स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते ही हैं कि आपको हैंड वॉश करना होता है, आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना होता है, आपको गाउन दिया जाता है एनआईसीयू में एंट्री के लिए, पर अपनी तरफ से भी आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कंगारू केयर के लिए भी एक माँ को एनआईसीयू में जाना जरूरी होता है। नवजात शिशु की त्वचा से त्वचा के संपर्क के द्वारा ये कंगारू केयर किया जाता है। प्रीमैच्योर शिशु को माँ के बेयर चेस्ट पे सिर्फ डायपर पहनाकर स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। कंगारू केयर स्टार्ट करने से रिसर्च के अकॉर्डिंग माँ और बच्चे में बॉन्डिंग अच्छी बनती है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स पाए गए हैं रिसर्च स्टडीज़ में, जैसे कि स्टेबलाइजेशन ऑफ बेबीज़ हार्ट रेट, बेबी के ब्रीदिंग पैटर्न का बेहतर बनना, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ना, ब्रेस्ट फीडिंग भी इजी हो जाता है फॉर बेबीज़ कंगारू केयर के दौरान। लो बर्थ वेट के बेबीज़ का जल्दी वेट गेन होता है कंगारू केयर के थ्रू, और बच्चे कम रोते हैं और जल्दी सोते हैं। प्रीमैच्योर बेबीज़ के लिए अच्छी नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इससे उनके वेट गेन में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप एक वुड बी ट्विन मॉम या ट्विन मॉम है और आप ऐसी कोई सिचुएशन में है जहां आपके बेबी या बेबीज़ एनआईसीयू में है, तो आप मेरी तरह अपने बेबी के फादर की हेल्प भी ले सकती हैं कंगारू केयर में। मॉम या डैड के हार्ट बीट को सुनकर बेबी रिलैक्स्ड फील करता है। तो बेशक समय से पूर्व पैदा होने वाले शिशु कमज़ोर होते हैं, लेकिन बेहतर देखभाल की मदद से वो सामान्य शिशु के बराबर हो सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरी डिलीवरी भी प्री टर्म डिलीवरी थी और मैंने 2 अंडरवेट बेबीज़ को जन्म दिया था। मेरे एक बेबी को एनआईसीयू की ज़रूरत भी पड़ी थी। तो मैं आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। किसी प्रीमैच्योर बेबीज़ के पेरेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नेसेसरी हो सकती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सी यू सून विथ मोर सच वीडियोस। थैंक यू।